सास भी कभी बहू थी, बहू भी अब सास है। कल्चर फैमिली का आगे बढ़ता जाता है बिकॉज ऑफ अ वुमन। हर सास अपनी बहू को तहे दिल से प्यार करती है क्योंकि मदर इन लॉ परखती है, बिल्कुल यू नो, मे बी वो बोले नहीं बोले, बोल भी दे, लेकिन वो पूरे टाइम परखती है। वो परखती इसलिए है कि आज तुम्हारे पापा ने मुझसे शादी की पहली रात एक बात कही कि मैं अपने परिवार से आपके मुंह के सामने कोई तारीफ करे ना, उसको कभी भी अपने दिमाग में और अपने दिल में, अपने जहन में मत रखना। वो तारीफ सही होती है जो इंसान किसी के आगे नहीं झुकता वो अपनी औलाद के आगे झुक जाता है। कि मुहावरे कितनी सोच समझ के बनाया हुआ है, ऐसे ही नहीं है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। शादी से पहले जब हम पहली बार मिले तो इसके ऊपर मेरा क्या इम्प्रेशन था मैं आज इसी के मुंह से सुनना चाहती हूँ। इन डाइनिंग टेबल पे कभी भी दादा के साथ नहीं बैठती थी। पूछो क्यों? कि मेरे इतना कहने के बाद कि सर ढकने की ज़रूरत नहीं है, सर ढक के क्यों रहती थी? पूछो। कि सब कमाते हैं सिवा मेरे, तो तुम्हारे दादा कहते हैं। But that's true with arranged marriages, you know, love happens in course of time. एग्जैक्टली। क्या हुआ पता नहीं, पहले भैया बन गया सैया। मुझसे ये बात छुपाई गई थी ओह, कि मुझे कोई देखने आने वाले हैं। तो आज बड़ा मज़ेदार टॉपिक है अबाउट मैरिज एंड 3 जनरेशन। मेरी सास, मैं आपकी सास, मैं इनकी बहू, यू आर माई बहू। वंडरफुल। three generation together and our perspective on marriage and how we, हमारे टाइम पे क्या हुआ एंड कैसे शादी हुई एंड कैसे देखा देखी, यू नो, वो जो होता था देखा देखी कैसे होता था। बहुत चेंज हो गया। माँ का शादी कितने साल हो गया? 54 हो जाएंगे इस 20 नवंबर को। 32 और आपकी शादी को साल भर भी नहीं हुआ। हमने 9 months। वाओ। आई रिमेंबर, मैंने कितने बार सुना हुआ है आपके, बहुत फिल्मी था आपका जो पूरा जो सेटअप था ना, तो आई हैव टू टेल यू एंड यू हैव टू सी, आई एम मिसिंग पापा हियर। पापा अगर होते तो ब्लश करते रहते वहाँ बैठ के। दादोसा एंड पापा, हाँ, और दादोसा नहीं थे, बाबू भैया, तुम्हारे पापा और शांता बड़ी माँ, आपके जेठानी, जेठ। हाँ, शांता बड़ी माँ मेरी जेठानी, हाँ। और इनके मामा के बेटे यानी मेरे देवर, और एक नाई तो साथ रहता ही था उस ज़माने में। मतलब बड़े घर के लोग जहाँ भी जाएं, अगर जेंट्स जाते हैं तो साथ में नाई जाता था, लेडीज जाती थी तो साथ में नायन जाती थी। हाँ, अकेले नहीं जाते थे। तो ये उस ऐसा था। ज़माने की बात। और हेमंत भैया तब 6 साल भर का था, मतलब अभी 55 का हुआ होगा वो, या 56 का, तो साल या 1.5 साल का था, चलता था, वो था, बस ये इतने लोग थे। पापा सब जा रहे थे और माँ को बोले थे कि ठीक है वो आएंगे। अब उस टाइम तो मोबाइल थोड़ी ना था कि प्रॉम्प्ट कर दिया कि कितने बजे पहुँचेंगे, क्या होगा, कुछ मालूम नहीं रहता था। मुझसे ये बात छुपाई गई थी ओह, कि मुझे कोई देखने आने वाले हैं। तो मेरी दादी माँ ने मेरे को सुबह सुबह कहा कि तू आज नाने रह जाएगी ना। मैंने कहा अगर आप कहेंगी तो चली जाऊँगी, माँ कहेंगी तो चली जाऊँगी। तो बोले कि बहुत दिन हो गए तुझे साड़ी में नहीं देखा, एक साड़ी पहन लेगी आज। मैंने कहा साड़ी? बोले हाँ। तो माँ बोली जो तुमने प्रिंट की थी ना पिंक साड़ी, बहुत सुंदर लगती है तुम पर, वो पहन लेना। मैंने कहा क्या बात है, सब लोग बहुत उत्सुक हैं मेरे लिए। खैर चलो। और सारे वार्डरोब प्लान कर रहे हैं वहाँ के लिए। और मेरा म्यूज़िक टीचर आया हुआ था, वो उस सुजानगढ़ की बात है, हवेली में हमारे कम से कम 30-35 सीढ़ियाँ थी ऐसे ऊपर महल की तरह, उसके बाद हवेली शुरू होती थी। और मैं जैसे सीढ़ियों के ऑपोजिट जो बरंडा था उसमें एक रूम था जहाँ मैं संगीत सीख रही थी, और मैं गाना गा रही थी, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इत्तेफाक देखो, वो बाबू भैया का फेवरेट गाना, तुम्हारे पापा का फेवरेट गाना, शांताबाई का फेवरेट गाना और दलीप बाबू का भी फेवरेट गाना। तो वो लोग सीढ़ियाँ चढ़नी भूल गए, वो वहीं सीढ़ियों पे ही खड़े रह गए और मेरा गाना सुनने लगे। तो किसी ने आके इशारे से कहा कि वो लोग आ गए। तो मैंने कहा कौन आ गए?
तो पहले सोचा उठ के देखें, फिर मैंने कहा आ गए होंगे कोई, क्या करना अपने को। मैंने अपना गाना कंप्लीट किया। आपका क्लास चल रहा था? क्लास चल रहा था, मैंने अपना गाना कंप्लीट किया। तब Isn't तक this very filmy? मेरे को तो एकदम फिल्मी सीन लग रहा है। पता नहीं है आने वाले हैं। हाँ, तब तक वो हमारे जो मुनीम रहता था वो आया और बोला मास्टर जी आज इतना ही क्लास करेंगे, कुछ मेहमान आ गए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई आज इतना ही करते हैं। तो गए, तो मुझे बहुत बुरा लगा, तो चले गए। और मैं उठ के बाहर आई, तब तक ये लोग ऊपर चढ़ के रूम में बैठ चुके थे, मुझे नहीं मालूम। तो माँ ने कहा बेटा शांताबाई आई हैं। तो मैंने कहा शांताबाई? बोला हाँ। तो मैंने कहा अच्छा। तब मैं नया परिचय, वो ननिहाल के रिश्ते से मेरी बहन भी लगती थी। अच्छा, हाँ, मतलब आपकी जेठानी? मेरी जिठानी। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा वो आई हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं आई तो देखा बहुत सारे लोग बैठे हैं और मेरा माथा ठनका कि ये गलत बात है। फिर गुस्सा भी आया, तो मैं दन 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 करके चली आ रही थी एकदम मिलिट्री स्टाइल। Do you know your दादी सास didn't want to marry, she was rebelling. How many years? 55 year back. बोलती मुझे शादी नहीं करनी है। तो शादी करनी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या है। तो मैं आई तो तुम्हारे पापा से एक पल के लिए मेरी नज़रें मिली, तो वो ऐसे अपलक मुझे देख रहे थे। मैंने उनसे बाद में पूछा तो बोले मैं तो तुम्हारी चाल पर ही फिदा हो गया था। इतनी कॉन्फिडेंट चाल एक लड़की की, वो भी तब जब उसको देखने के लिए कोई आए हुए हों। लड़कियां नजरें ही नहीं उठाती, तुम तो ऐसे चली आ रही थी जैसे कोई मिलिट्री लेडी हो। चलिए, फिर मैं बैठी तो बाबू भैया, मुझे तब पता नहीं था लड़का कौन है, दोनों बराबर के हैं, भाई भाई लगते थे। तो बाबू भैया बैठे और मेरे से बातें शुरू की। बाबू साहब की तो सगाई हो चुकी थी। अच्छा, तब तक हाँ, सगाई हुआ था। उनकी सगाई शादी हो नहीं हुई चुकी थी। थी। उनकी सगाई को 2 ही महीने पे थे। तो बात चलते मेरे सब्जेक्ट पे आई। मेरा सब्जेक्ट फ़िलासफ़ी था। तो उन्होंने खलील जिब्रान को शुरू किया। खलील जिब्रान के ऊपर हमारी 20-25 मिनट तक इतनी ज़बरदस्त बहस हुई मेरी और बाबू भैया की। उस ज़माने में इतनी ज़बरदस्त बहस की, अगर 5 मिनट शांताबाई बीच में नहीं बोलती तो शायद हम झगड़ पड़ते। बाबू भैया फिदा हो गए। शांताबाई को कहते हैं मैंने समाज में लड़कियां देखी, लेकिन ऐसी लड़की नहीं देखी, इसके जैसी लड़की नहीं देखी। मेरी तरफ से तो हाँ है, डन। तो फिर बोले लास्ट में बाबू भैया, एक्सक्यूज़ मी, आई एम नॉट द कैंडिडेट एंड ही इज़ माई यंगर ब्रदर, एक्चुअली ही इज़ द कैंडिडेट, प्लीज़ यू हैव टू मीट हिम। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे पापा के सामने बैठकर मैंने एकदम तेवर से कहा क्या पूछना है पूछिए। माँ का एटीट्यूड अभी तक खत्म नहीं वाला। हाँ। ही सेड, एकदम ऐसे जैसे वो नींद से जागे हों। बोले नहीं मुझे तो आपको कुछ नहीं पूछना, बस खाली इतना बताइए आपका फेवरेट कवि कौन है। तो मैंने कहा फ़िलासफ़ी के बाद अब कवि। तो मैंने कहा देखिए जो अच्छा लिख दे वही फेवरेट है, मेरा कोई फेवरेट नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद बोले अच्छा, बोले मेरा है। मैंने कहा कौन? तो बोले मेरा मनुस्मृति लिखी है, उसका नाम देखो अभी याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने फिर कविता पूरी की पूरी गा के सुनाई, जिसका एक लाइन मुझे आज भी याद है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। मैंने कहा क्या बात है भाई, ऐसे लड़ता है और ये पहले ही सरेंडर हो गया कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो मैंने ताली बजाई। पापा एंड पोइट्री, आई कांट इमेजिन आपको इम्प्रेस करने के लिए तो 100%। नहीं, आज भी उनको ना वीर रस की और रोमांटिक कविताएं आज भी पूरी याद है उनको। दादा को पोएट्री बहुत पसंद है याद है। क्योंकि आप पोएट्री करते हो, तो नहीं, आपका इंटरेस्ट आ गया। अर्लियर ऑल्सो। Do you know that Dada, Papa would be a photographer. He used to roam around with. He still has his old camera in the suitcase. उनको प्राइज, फर्स्ट प्राइज, कैमरा उनके कॉलेज की जो फोटो बाउंड्री की, उसकी कॉलेज की फोटो खींची, उस पर उनको फर्स्ट प्राइज मिला है। रांची की जो कॉलेज है ना। We can't imagine Papa, I mean your Dada by Sasurji with a photographer, you know. Yes. सीने में तो अच्छा, सीने में इसका प्रमाण है, Even मोबाइल से भी कभी फोटो। इसका प्रमाण है मेरी शादी के बाद करीब 3 महीने तक
कौन सा दिन नहीं होता था जब मैं तैयार होकर आती थी और वो कैमरा लेके मेरे सामने नहीं आ जाते थे। मैं बहुत छटपटाती थी। मैं पता नहीं, दिस इज रियल वे ऑफ शोइंग रोमांस। या अभी क्या है, चलो शॉपिंग जाते हैं, अच्छा चलो घूमने जाते हैं, अच्छा मूवी जाते हैं। उसका मीनिंग्स एंड टर्म्स चेंज हो गया। नहीं तो मैं थोड़ा जलाती थी तो कहते थे प्लीज़ एक फ़ोटो, ज़्यादा नहीं खींचूंगा, एक खिंचवा लो। मैं खड़ी हो जाती थी, वो एक फ़ोटो खींच देते और वो फ़ोटोएं आज यादगार है मेरे जीवन की। मैं उनको थैंक्स देती हूँ। मेरे एक एक कपड़े की, जो मेरी शादी में दहेज में थी, एक एक साड़ी, एक एक घाघरा ओढ़ना, एक एक लहंगा। और जिस दिन घाघरा ओढ़ना पहनती थी उस दिन तो वो कहते हैं ना, वो भंवरे की तरह ऐसे चक्कर काटते थे कि कब मौका मिले और कब वो मेरे पास आए और कब मेरे फ़ोटोज़ खींचे। क्या क्या पोज बताते थे, प्लीज़ यहाँ बैठ जाओ, प्लीज़ ऐसे करो। मतलब ऐसे कहते थे जैसे मैं उन पर उपकार कर रही हूँ, एहसान कर रही हूँ। आपको वो एटीट्यूड शुरू से ही था ना माँ? ये मेरा एटीट्यूड नहीं था बेटा। मैं तब तक उनके प्यार में पड़ी नहीं थी, तब तक मुझे प्रेम नहीं हुआ था, वो चाहत नहीं जागी थी मेरे में। But that's true with arranged marriages, you know, love happens in course of time. एग्जैक्टली It does not Exactly. happen like just ऐसे। और वो लव जब जागता है ना तो ऐसा जागता है कि जैसे कोई भक्त अपने भगवान की पूजा करती है, जैसी आज मैं हूँ। मेरे लिए वो आज किसी अवतार से कम नहीं है। आई वर्शिप आप इंसान को जानते हो वैसे आप वैसे जानते और रहते हो ना। एंड क्या हो जाता है, आई फील कि यू नो somebody is worst and the best, राइट? आपको सब कुछ आपके सामने है, अच्छा बुरा सही, whether you agree with that. reality is in front of you and Reality then is- you choose to love the person and fall in love with the person. And fall in love with even the flaws ना, The कि reality, आप the उसको real किस picture. तरीके से एम्ब्रेस करते हैं। तुमको एक किस्सा सुनाती हूँ। हमारी शादी के 15 या 16 दिन बाद ये लोग दिल्ली गए सामान खरीदने, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो मुझसे 2 बार आके बोले, किराड़ा में मुझसे 2 बार आके बोले कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर आए, फिर बोले मैं दिल्ली जा रहा हूँ। कितने दिन हो मैंने गए कहा आपकी अच्छा शादी? ठीक है, 15 दिन हुए 15 थे। दिन, ओके। हाँ, मैंने कहा ठीक है। तो उनको थोड़ी तकलीफ़ हुई कि एक बार भी नहीं कहा कब आओगे। मैंने नहीं पूछा, तो मैं तो बड़ी खुश हुई कि मैं कुसुम के साथ वक्त बिताऊंगी, अपनी जेठानी के साथ, जिसकी शादी मेरे से 6 महीने पहले हुई थी, उसके साथ वक्त बिताऊंगी। तो मैंने उसको कहा कुसुम आज हम साथ सो सकते हैं, क्यों? मैंने कहा तो जा रहे हैं, भैया भी जा रहे हैं। बोली अरे तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे मेरे से शादी हुई है तुम्हारी। मैंने कहा नहीं, इसमें खुशी की क्या बात है। लेकिन देखो आफ्टर 1.5 डे, 1.5 दिन के बाद मुझे अचानक ऐसे खड़ी थी, बैठी थी, अचानक ऐसे सुना सुना लगा, क्योंकि नहा के निकली तो कोई नहीं आया मेरी फ़ोटो खींचने। किसी ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारी पायल की आवाज़ से समझ गया तुम कहाँ पर हो। कोई बात ऐसे अंदर से ना, अंदर से एक जैसे कोई आवेग सा, जैसे कोई तूफान सा उठा। ऐसा लगा कि अब इनको देखे बिना नहीं रह सकती। तो मैंने उसको, नौकरानी जो हम लोग के पास रहती थी, उसको नौकरानी नहीं कहना चाहिए एक्चुअली, हम उसको ननद की तरह मानते थे। तो मैंने पूछा बिमला भाई कब तक आएंगे दिल्ली से सब लोग? बोली भाई जी की याद आ रही है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। वहाँ पे सब चिढ़ रहे थे आपको। हाँ। तो बोली कि कल शाम तक आ जाएंगे। मैंने कहा अच्छा 3 दिन के लिए ही गए थे? बोले भाई जी ने आपको बताया नहीं? मैंने कहा बताया तो बहुत कुछ था, पर पता नहीं। ऐसे इंतज़ार था मुझे कि पता नहीं कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। और उस दिन रात को वो लोग आए करीब 1:30-2 बजे। तो मैं ऊपर सो चुकी थी। तुम्हारे दादा पाइप से चढ़ के ऊपर आए, क्योंकि हवेली बंद थी, खोले कौन? मैं ऊपर सोई हुई थी। तो रात में 1:30 बजे, रात लेकिन 1:30 आए तो बजे कोई कहाँ रुके फिर वो लोग? घर ही पर, मेरे रूम में आने के लिए पाइप से चढ़ कर आए। आई कैन नेवर फॉरगेट। और खटखट किया तो वो विमला बोली मैंने तो गेट ही नहीं खोला, कौन है, कहाँ से आया है, क्या करूं भाभी? मैंने कहा अरे अपने घर के ही लोग होंगे, कोई देखो ना, डरने की क्या बात है। तो उसने दरवाज़ा तो फिर भी नहीं खोला। पूछी बताइए कौन है आप? तो ये बोले कम विमला, दरवाज़ा खोल मैं हूँ। तो मैं बहुत खुश हुई। वो बेचारी घबरा गई कि दरवाज़ा खोल दिया। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया
मैंने कहा दरवाजा बंद था, आप आए कैसे? बोले पाइप से चढ़ के। वो घटना मैं कभी नहीं भूल दादा बोले हो गया इतना 3 दिन, अब 1.5 दिन अवार्ड नहीं रुकेगा। और उस वक्त से जो मेरा मोह प्रेम जागा, तो हमें मुझे ऐसे लगा कि उस दिन मेरी शादी हुई है। माँ लेकिन आई डोंट सी ये असर तरुण में या देव में, ये असर नहीं आया, कैसे नहीं आया माँ? मुझ पे गए होंगे। पाइप से चढ़ के आने में मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकती। वो भी दादा सोचो कितना डेंजरस था, एकदम स्टीप पाइप था ऊपर चढ़ना। और नवंबर की रातें, नवंबर ही नहीं दिसंबर हो गया था, 15 दिन बीत गए थे, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। और टोपी, जैकेट वैकेट सब पहने, हैंड ग्लव्स सब पहने, वो कैसे चढ़ के आए। बोले दूसरे दिन सबने पूछा तू ऊपर कैसे गया, ऊपर कैसे चढ़ा? उस टाइम तो खबर भी फैल जाती है। उसने विमला ने सबको बता दिया कि रात को भाई जी ऊपर आए थे। बोले कैसे? गेट किसने खोला? क्योंकि हमने तो बाहर से भी बंद कर, मेरी सेफ्टी के लिए घर से बाहर से भी लॉक कर देते थे दादी सा, ऊपर कि कोई ऊपर तक भी ना जाए, तो बाहर से भी गेट लॉक कर देते थे। ऐसा प्यार करते थे। और मैं सच कहूँगी वो प्यार आज तक वैसा का वैसा बरकरार है। हाँ, उसको दिखाने के तरीके बदल गए हैं। पापा इज ऑल्सो रोमांटिक, मतलब वैसे पूरा वैसे नहीं आया, बट थोड़ा थोड़ा जीन्स उनमें भी है। वो आई हैव सीन हिम राइट पोएम्स एंड सेंड यू, वो शायरी वायरी लिख के भी जी की सेंडिंग यू। लेकिन हमारी शादी आई थिंक ऑफ कोर्स 93, लेकिन 89 में हम मिले थे ना माँ? 90 में हाँ, सुमन की शादी में। सुमन जी की शादी में जब हम लोग मिले थे, बिकॉज वे फैमिली फ्रेंड्स। योर्स आल्सो वाज नो शॉर्ट ऑफ अ फिल्मी स्टोरी। पहले मिल चुके हैं, बड़े लोग रिश्ता पक्का कर चुके हैं। बिल्कुल। और ये लोग एक दूसरे को पसंद ये करते हैं। पुराने जमाने वाली है। लाइक इवन 32 years बैक इट वाज लाइक अ पुराना जमाने वाली लड़की। हाँ बिल्कुल, लव मैरिज जैसा कुछ नहीं होता था। नहीं, वो अरेंज मैरिज ही था। मतलब बिफोर मैरिज जो मीटिंगें वगैरह वो सब नहीं होती नहीं थी। होता था। और वही था कि फिक्स हो चुका है, एंड इसके बाद आप लोग मिले कि मतलब आप शादी। पर मैंने निधि को बुलाया था बेंगलोर। कब? सगाई के बाद। हाँ, सगाई हो जैसे चुकी थी। दीप्ति भी आई है, प्रिया भी आई है, दर्शना भी आई है। मैंने थी। सबको बुलाया है। सबको ही आए थे शादी के बाद में। लेकिन आई नो दैट आई वाज 19 एंड तरुण वाज ओनली 20 जब हमारी शादी। 10 महीने का तो फर्क है दोनों में। एंड स्टेज पे जब थे तो सबको ही छेड़ रहे थे कि क्या बच्ची की शादी कर रहे हो आप लोग, आपको याद है? हाँ बिल्कुल। इसकी शादी में जब मैं आ रही थी तो लोग कह रहे थे, हमने सोचा 2 दुल्हनें कहाँ से आ रही है। आप इतने यंग थे। मैं भी, आई वॉज 43। यंग ही थे। हाँ। When at 75 Ma looks 43, so imagine at 43 how she must be looking. She must be looking like हाँ आप इनका शादी करवा देना और चाहिए। निधि इतनी खूबसूरत लगी थी कि भीड़ लग गई थी मुझे लोगों की बधाई देने की कि कितनी सुंदर बहू लाए हैं आप। जो भी आता वो पहला डायलॉग होता, आपकी बहू बहुत सुंदर है। और मैं इतनी खुशी से फूल जाती थी, बहुत अच्छा लगता था। जो आपने बोला ना कि what I really agree माँ कि it is an arranged marriage and वक्त लगता है to fall in love with the person. Sure. Me and Tarun, I really don't know that did we ever fall in love and तुम लोग तो भाई बहन के रिश्ते में एक दूसरे को पसंद कर चुके थे। Can you imagine that we met in the wedding and I used to call him Tarun भैया because हम सब जो भी रहते हैं, जितने भी boys होते हैं, सबको भैया ही करके बुलाते हैं, right? बिल्कुल। So with that we called and he said yeah okay fine भैया बहन का that whole thing was happening and इन्होंने राखी भी भेजी थी। मैंने इसकी राखी तरुण, लेकिन मेरी सासू जी को ये इतनी पसंद आई, मुझे कहती हैं राजपूत तो अपनी पति को राखी बांधती ही थी, क्या हो गया राखी बांधी थी तो कुछ बात नहीं है, यही बहू बनेगी तरुण। आपका तो फुल पुराना जमाने का मतलब बिल्कुल। तो के ऊपर क्या हुआ पता नहीं, पहले भैया बन गया सैया। सभी लोगों ने तुझे ये कह के चिढ़ाया भी था, बहुत टीज किया था। But then I think आपके साथ भी सेम हुआ होगा, like after you got married, then धीरे-धीरे as you got to know each other, you started became a mother, we became बच्चों को वो कर रहे हैं, we don't know whether when we fell in love and did we fall in love also or we falling in don't. love in 50 now.
We should try that new episode right now. लेकिन प्रिया का बहुत हम लोग का बहुत डिफरेंट था, जो आप लोग का था उससे तो बहुत ही डिफरेंट था। आप लोग सब शादी के मतलब बाद यू स्टार्टेड टू गेट टू नो ईच अदर। हम लोग के टाइम पे वी स्टार्टेड टॉकिंग, हम लोग 20 दिन पहले तो बात करना चालू कर दिए थे। हम लोग बात कर रहे थे, एक दूसरे को समझे, फिर हाँ किए, फिर हमारी शादी। नहीं क्यों, फिर आप लोग इंटरव्यू लेने आए थे देव का। हाँ मतलब मेरे उस जमाने में लड़के वाले आए इंटरव्यू लेने, इस जमाने में लड़की वाले आ रहे थे कि लड़के। देखो देखो चेंज हो गया। पूरा पूरा घूम गया एकदम, नजरिया ही अलग हो गया। हम लोग बात किए, उसके बाद मम्मी लोग मतलब मेरे पूरा फैमिली इधर आया देव को देखने। उसके बाद हम हाँ और उल्टा ये हुआ, हम लोगों ने तुमको देखा, देखने के लिए हम लोग गए भी नहीं। गए नहीं। आई एम टेलिंग यू, लेकिन आप लोग जब देखने आए उसी दिन शाम को तो सगाई भी हो गई। सगाई हो गई। हम लोग तो वो चट मंगने पड़े, हमारे सुबह देखे शाम को। हाँ बिल्कुल, वर्धन का भी यही हुआ था। हाँ, वर्धन का भी वर्धन भैया का भी सेम था। हम लोग का टाइम बहुत चेंज हो गया। बट मैं इतनी सुकून में महसूस करती हूँ कि मुझे मेरी चारों बहुएं ऐसी मिली हैं जैसी मैंने भगवान से मांगी थी। भगवान बहुत मेहरबान है मुझ पर, ऐसी प्यारी बहुएं दी हैं मुझे। जीवन सफल हो गया मेरा, क्योंकि घर को बनाने वाली औरत ही होती है। और मेरी प्रार्थना थी प्रभु से कि प्रभु जो भी आए वो दूध में चीनी की तरह घुल जाए, इस घर में ऐसे रच बस जाए। मुहावरा हमेशा मैंने आई थिंक इन 32 इयर्स हाँ। बहुत बार सुना है रिश्तों के लिए, बहुओं के लिए मेरा यही है कि है ना चीनी के जैसे दूध घुल में जाए। चीनी की तरह पहले घुल समझ जाए। नहीं आता था कि इसका मतलब क्या है कि चीनी के जैसे घुल जाए मतलब क्या था। आज समझ में आता है। आज आप सास बन गए ना तो आपको समझ में आ रहा है। अब तो सास बनने के बाद बहुत चीज समझ में आता है। अब टेबल्स हैव टर्न्ड। टेबल्स हैव टर्न्ड। सास भी कभी बहू थी, बहू भी अब सास है। सही बात है। आई एम श्योर जैसे मतलब उस टाइम माँ को फील हुआ होगा आपको घर लाने में, वैसे आपको फील हो रहा होगा फर्स्ट भाभी देन मी, हम लोग को घर लाने में नया एक वो नहीं बेटा, मेंबर्स जुड़ जाए। नहीं बेटा, जब निधि आई तो मुझे ऐसा था कि छोटी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कहीं बोर ना हो, इसको कुछ कोई तकलीफ़ ना हो। पर ये तो बिल्कुल घर में आते ही ऐसी रच बस गई थी कि मतलब इसको तो बहुत पहले से पता था कि वो इस घर की बहू बनेगी, तो इसने अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लिया था। इसने एक दिन भी सुबह ही, दूसरे दिन सुबह ही इसने 2-4 दिन के बाद मेरे और दादा के लिए, संडे था, तो इतनी सुंदर ट्रे सजा के हम दोनों ऊपर बैठे थे, सभी ऊपर बैठे थे, खाली ये नीचे गई, कब गई पता नहीं। इतनी सुंदर से पूरा टी सेट में सारा सेट सजा के हम सब के लिए ऊपर चाय लेके आई। और पता है तुमको, माथा ढक के रखती थी। तुम कल्पना भी नहीं करती थी इस निधि की और उस निधि की, जो रात और दिन का फर्क आया है। डाइनिंग टेबल पे कभी भी दादा के साथ नहीं बैठती थी। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा मम्मी को वैसे ही देखा है। मम्मी कभी भी बड़े पापा जी या कोई बड़े रहते ना तो मुझे लगा कि वैसे ही होता वैसे ही है रहते हैं कि हाउ डू यू सिट, क्योंकि मैंने मम्मी को ही नहीं देखा। मम्मी हमेशा खड़ी रहती या बाहर चली जाती, तो आई डिडंट नो और दूसरा तरीका क्या है। अच्छा, दूसरी बात ये पूछो कि मेरे इतना कहने के बाद कि सर ढकने की ज़रूरत नहीं है, सर ढक के क्यों रहती थी? पूछो। क्योंकि मुझे माँ ने एक बार बताया था कि पापा को बहुत पसंद है, इसीलिए। एंड आई एम स्टिल अ फैन ऑफ माय फादर इन लॉ। मतलब आई फील पापा जैसा इंसान और पापा जैसा ससुर मिलना इज़, आई थिंक, आई एम श्योर कुछ अच्छे कर्म करके आए दैट यू नो। एंड आई ऑलवेज से, एंड माँ वाज लाइक 6-6 घंटे हम बैठ के बात करते थे पूरा दिन। फिर ये अचानक कहती थी मैं तो अभी तक नहाई भी नहीं। अरे मैंने कहा दोपहर का टाइम हो गया, सबके लंच पर आने का टाइम हो गया, जा बेटा तू नहा के तो आ शाम को जा। जाता कि अभी तो खाना ही नहीं बनाया मैंने, बच्चे छोटे ऐसे बच्चों का भी ये सब कुछ नहीं किया। मैं और माँ बातें करने लग जाते थे। कभी लगा नहीं, इसको क्या लगा मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे तो ये कभी बहू जैसी लगी ही नहीं। मेरे को तो ऐसा लगा कि मेरे घर के अंदर एक कोई भगवान का भेजा हुआ कोई फरिश्ता आ गया है। मेरी किस्मत में कोई एक ऐसी लक्ष्मी जैसी लड़की आ गई है जिसने मेरे घर को इतना और
सुंदर और बढ़िया बना दिया है। बहुत अच्छा लगता था, स्वर्ग जैसा बना दिया मुझे है। लेकिन थोड़ा डर लगता था माँ से। मेरे बेटे भी तो डरते थे मुझसे। सब डरते थे। अच्छा, पापा भी डरते थे। पापा भी डरते हमेशा थे। से वो रोल वैसे करके रखे थे ना वो। नहीं वो जो वो मेरा नेचुरल था बेटा। नहीं माँ किया क्या मैंने बोले? कभी कुछ नहीं। मिलिट्री वाला एकदम वैसे ही तो था ना, तो डर तो लगना ही था। मैंने कभी चाह के वैसा नहीं किया। आई वॉज लाइक दैट, लाइक माई फादर। मेरे पापा से सारे पड़ोस की औरतें जो अपने ससुर का लिहाज नहीं करती थी, वो मेरे पापा का लिहाज करती थी। तो शायद वो पापा का उनका तो जीन्स, वो जीन्स मुझ में आए हैं। लेकिन शायद वक्त बीतता जाता है ना, जब बड़े हो जाते हैं तो वो रिश्ते का वो जो गैप है ना वो कम हो जाता है। बिल्कुल, एंड टुडे आई डोंट थिंक, यही रिश्ते की ब्यूटी है बेटा। ऑफ कोर्स दैट रिस्पेक्ट इज देयर एंड माँ वो आप हमेशा रहेगा। यू आर माई मदर इन लॉ, लेकिन आई थिंक वो बैरियर बहुत शिफ्ट हो गया है, बहुत चेंज बहुत हो गया है। मुझको अब तुम में एक दोस्त नज़र आता है। पहले एक बेटी नज़र आती थी, अब मुझे तुम में एक समझदार दोस्त नज़र आता है, लेकिन वो- जिससे मैं सलाह ले सकती हूँ, दिल की बात कर सकती हूँ, पूछ सकती हूँ, जान सकती हूँ। तो आई फाइंड अ ट्रू फ्रेंड इन यू। रिलेटेबिलिटी बढ़ गई। एंड आई थिंक एंड आई विल से दैट प्रिया और दीप्ति के साथ भी मुझे ऐसी लगता है, पता नहीं सास और बहू का पता नहीं चलता इतना। आपको सास बनना आता ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी आर लाइक फ्रेंड्स। प्लीज मुझे बता दो क्या बिकॉज इसने वो सासपना कभी महसूस ही नहीं किया। हाँ वही। तुमने कभी महसूस ही नहीं किया कि कोई सास है तुम्हारी। बिकॉज माँ भी ऐसी थे, क्या पहन रहे हैं माँ, क्या पहने, हम लोग का साथ में जैसे रहते हैं। तैयार होना। और 80% तो इसको मेरे कपड़े अच्छे लगते थे। मेरे साथ भी यही है, मेरे को आधा से ज़्यादा टाइम मम्मी के कपड़े तो पसंद। मैं इसको कहती थी, इतने सुंदर सुंदर कपड़े हैं तुम्हारे, वो कब पहनोगे? बोले वो मैं बाद में पहनूंगी, मुझे ये पहनना है। और तुम्हें एक बात और बताती हूँ, शादी से पहले जब हम पहली बार मिले तो इसके ऊपर मेरा क्या इम्प्रेशन था, मैं आज इसी के मुंह से सुनना चाहती हूँ। बताओ। आई मेट माँ, हम एक कोई धर्मशाला था क्या वो माँ? कोई छोटा सा घर ही था जिसमें नहीं कोई बिल्डिंग था जिसमें, फ्लैट ठीक से थे मुझे ना? भी याद नहीं। हाँ, फ्लैट था, फ्लैट्स थे ना सूरत में। सूरत में। कोई शादी में हम लोग गए थे, आई मीन नाहटा हाँ, फैमिली। किसी बिल्डिंग का एक फ्लैट तो था। फ्लैट्स में थे थोड़े बहुत। हम लोग को जगह मिला था बालकनी में सामान रखने का, क्योंकि वो रूम्स में जगह नहीं थे, गद्दे लग रहे थे ना नीचे हम सोने के लिए। तो बालकनी में सबके सूटकेस थे, तो हमारा भी वहीं पे दे दिया था माँ के पास में। और मैं देखती थी माँ रेडी हो रही है, इतना सिंदूर, इतनी सारी चूड़ियाँ, एंड माँ को ज्वेलरी। इफ़ यू जस्ट इवन टुडे यू नो, एंड उस टाइम तो फॉरगेट अबाउट इट, क्या वो टाइम था। एंड द वे शी वॉर द साड़ी amongst all like 100 people over there, Ma was so attractive, especially the way she carried herself. And माँ की हिंदी तो थी ऐसी, and her confidence in talking. I तो used to just keep looking at her. So she dresses like this, you know. And then over there, okay, ठीक है, माँ अपने कपड़े कर रहे हैं, I would say, come I'll fold your clothes and I'll keep it. माँ की चूड़ियाँ माँ निकालते, अच्छा माँ मैं मैच कर, आंटी आपके लिए, आंटी बोले आंटी आपके लिए मैच कर दूँ मैं। I used to make that चूड़ी for माँ। और उसकी और माँ बोलने का हैबिट नहीं था, आंटी निकलता था। अब आंटी नहीं निकलते। और इसकी उन्हीं अदाओं पर मैं फिदा हो गई थी। The way she was I think helping me out. I was very inspired तो नहीं बोलूँगी, very attracted towards like her माँ, mesmerized is the right word. और उस दिन मुझे एक बात बोली, जब मेरी शादी होगी मैं बिल्कुल आपकी तरह रहूँगी। आपको नहीं पता था हम यहीं पे आने वाले हैं। सच्ची नहीं पता था कि मैं इधर ही शादी होके आऊँगी। उसके बाद ही तो तरुण ने और प्रतीक ने इसको बहन बनाया, तब तक कोई बात ही नहीं थी, कोई बात नहीं थी। मैनिफेस्ट कर लिया अपने लिए। I know, and when I got married, तो मैं तो रोज देखती थी, माँ तो रोज ऐसे तैयार होती थी, शादी के बाद ऐसे ही तैयार होना होता, तो मैं भी वैसे ही तैयार होती थी। और फिर वो नया सीरियल आ गया था, सास भी कभी होती, उसमें तुलसी भी ऐसे तैयार होती थी। घर में सारी बहुएं ऐसे ही तैयार होती हैं। एंड जो आता, आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं? नहीं, हम लोग घर पे ही, हम घर पे ही ऐसे ही तैयार हो गए। And we would get ready every day. अच्छा, I think the women in our family don't dress up for other people. We dress up for Ourselves. everyone. Everybody. माँ, आप, चाची, भाभी, मैं, कोई भी, हम लोग सब, छवि also. We Yeah. dress up for ourselves. ourselves,
करेक्ट। एंड इवन द मेन ड्रेस अप, आई मीन कोई ऐसे वैसे नहीं। पजामे में नहीं घूमता है जैसे यू नो, नहीं, वेरी डिसेंट, वेरी डिसेंट। एवरीबडी सबका रेडी होने का सेंस बहुत डिसेंट सेंस बस। एंड द होल क्रेडिट और ब्लेम गोज टू देवा नाहटा बिकॉज वो वही ट्रेंड शुरू कर Trend दिया शुरू है। हो गया। लेकिन आपने बहुत सारी ट्रेंड्स शुरू किए माँ। आई मीन द वे यू मेंटेन द हाउस, द वे किचन को कैसे करना, आई लर्न एवरीथिंग फ्रॉम माँ, यू नो दैट छोटी छोटी चीज़ें। एंड मेरे को पहले तो बात लगता था कि मेरे को रोज़ डस्टिंग करना है लेकिन आज समझ में आता है कि कुछ भी बनाना बहुत आसान है लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत बहुत, इट्स अ लाइफ टाइम जॉब, लाइक आवर बॉडीज़। एंड माँ ऑल्सो हैज़ मेंटेन्ड सो वेल कि शरीर तो मिल गया है लेकिन उसको मेंटेन करना लाइफ टाइम है। सो आई रिमेंबर जब मैं शादी हो गई थी तो माँ नीचे आती थी 11 बजे। क्यों? उसके पहले एक तो लेट उठती थी माँ मेरी, ओके उसके राइट, शी यूज्ड टू वेक अप लेट। उसके बाद माँ का एक्सरसाइज, माँ का सेल्फ केयर, शी वुड डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड देन शी वुड कम एट द डाइनिंग टेबल एंड हैव हर chai and glucose biscuit with the butter on it. Do you remember? अदरक वाली चाय माँ की। अदरक वाली चाय। But I mean when you look back ये सब टाइम्स याद आता है कि माँ ऐसा लगता है जैसे how did 32 years pass away? सच। Time कैसे? इसी को कहते हैं time बेटा तो change हो गया from what कि जो ब्यूटीफुल टाइम होता है ना लाइफ का, उसको तुम याद करो तो खुशी होती है। और वो कैसे बीत गया ऐसे लगता है जैसे पंख लग गए थे उस And, टाइम and को। अगर टफ टाइम होता है वो बीतता नहीं है, हाँ, वो ठहर जाता है। और उसको याद करो तो फिर एक इस तरह आज हम याद कर रहे हैं ऐसे नहीं याद होता। I'm sure. That was the beautiful memory, beautiful। No, but I have to tell you माँ that एक कल्चर फैमिली का आगे बढ़ता जाता है is because of a woman. Yeah. And the way today we see that how माँ and पापा romance or the way you live a life together and you know हमारे घर में I've never seen माँ and पापा gossiping और किसी तीसरे का बात हो रहा है, किसी दूसरे के घर का बात हो रहा है। तो वही चीज़ आई सी हमारे घर में भी, मतलब हम लोग भी नहीं करते अपन करते ही नहीं। नॉर इवन नोबडी इन्वेस्ट्स in that We never criticize anyone। no criticize or judging or No no judging। घर में we have so many other things to talk about, इतना चीज करने को है। we have so much to talk about ourselves एग्जैक्टली because अपनी ही बातें खत्म नहीं खत्म ही नहीं होती है। दूसरों को कहाँ तक बुलाएं अंदर। and I think ये चीज़ is something which I have imbibed so deeply in with my children and हम लोग भी जो है you know माँ वेरी ट्रू। बहुत सुंदर माहौल है अपने घर का, बहुत ही अच्छा सुंदर। we I think don't it's very important as women to hold that because that is how your house will be। करेक्ट। आप अगर माँ वैसे नहीं होते तो आज उनके बच्चों में नहीं आता, अपने में नहीं आता, हम लोग में नहीं आता, तो वो घर का माहौल जैसा बनता ही नहीं। I बिल्कुल totally agree because क्या हो जाता है I've seen many homes where people are more interested in talking about oh ऐसा हो गया वैसा हो गया फलाने के ये हो गया वो हो गया, पड़ोस के घर में क्या चल रहा है ज्यादा सब काम कुछ करें। पता है लेकिन हम लोग को ये भी नहीं है कि एक दूसरे के साथ भी अनलेस वी शेयर नोबडी इंटरफियर्स कि मुझे बोला नहीं, मुझे बताया नहीं, मुझे किया नहीं, इट इज़ ओके फाइन, यू ऑल ग्रो, यू ऑल लीड, यू ऑल दिस थिंग एंड एवरीबडी शेयर्स देयर ओन एक्सपीरियंसेस। ब्यूटीफुल करेक्ट। कि माँ मेरे को ऐसा फील हो रहा है, वी स्पीक एंड इन्वेस्ट इन आवर लाइफ एंड आवर एक्सपीरियंसेस एंड आई थिंक ऐसे ही हम लोग भी बैठ के बात करते तो हम लोग तीन भी जब बैठ के बात करते तो हम लोग भी यही बातें करते रहते दैट वेयर आर वी एंड लाइफ एंड ओके क्या करना है। आजकल बिजनेस की बातें ज़्यादा होती है। We are all becoming business women now, इसलिए वो टाइम्स चेंज हो गया। कभी कभी मैं कहती हूँ कि मेरे पूरे परिवार में सब कमाते हैं सिवा मेरे, तो तुम्हारे दादा कहते हैं कि कोई बैठ के देखने वाला भी तो होना चाहिए। नहीं, ऐसे माने करना लायक तो आपने ही बनाया है। नहीं, कोई खर्चा करने वाला भी तो होना चाहिए। माँ यू डोंट नो लुटाती कैसी है, सबको बांटना है, इसको देना है, उसको वो देना है, पूरे टाइम तो वो लिस्ट रेडी रहता है।
इसलिए कमाने का एंड motivation झगड़ा ज़्यादा और झगड़ा और माँ और पापा का ये होता है, पापा बोलते नहीं बस करो, इनफ, इतना ही दो, सामने वाले के लिए बोझ हो जाएगा। बस अगर मैं कमाती होती तो मैं किसी को नहीं पूछती। दिस डायलॉग तो मैंने आई थिंक 32 ईयर्स में 32,000 टाइम्स सुना। करेक्ट। I think that is every husband and wife. मतलब not the same dialogue or the same reason, but होता वही है। The one who is earning will say बस करो, और नहीं सामने वाले बोलेंगे कि अगर ऐसे होता तो मैं यही करती। But there is something different with me and Tarun. Tarun has never told Yes. me बस। Papa is very क्योंकि sweet. तरुण में पापा कभी ना नहीं बोले हैं। तरुण में ये बात भी मेरे मुझसे आई है, अपने पापा से नहीं आई। पर 100%. प्रतीक इज जस्ट ऑपोजिट। Yeah. तरुण एकदम 100% इस मामले में है। वर्धन इज लाइक मी। देव पूरा दादा जैसे है, मेरे को तो लगता है। दादा चाचा। चाचा, पूरा वैसे है। चाचा बिल्कुल चाचा, दांत में पैसा पकड़ के रखते हैं ये लोग। वो क्या है मुहावरा? दांत में पैसा पकड़ के रखना। इसका है? मतलब है इतना कंजूस आदमी कि ऐसे ही तो मारवाड़ी को बदनाम किया है, बोलते ना कंजूस मारवाड़ी है। हाँ, वो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये भी है मारवाड़ियों के लिए। ये जो मुहावरे हैं, मक्खी चूस क्यों पड़ा है पता है? एक सेठ था तो उसके बहुत दान करता था, तो लोग दान मांगने आए तो बोले 5 मिनट बैठ जाइए, मैं पूजा कर रहा हूँ। तो सेठ पूजा कर रहे थे, पूजा करते करते देखा घी में मक्खी गिर गई, मक्खी मर गई। सेठ ने मक्खी को उठाया, अपने जूते पर खड़ा और रगड़ दिया और फिर गिरा दिया। वो लोग बोले ये आदमी क्या देगा जो मक्खी को चूस रहा है? अरे मक्खी पर जितना घी लगा है वो जूते पे रगड़ रहा है, ऐसा आदमी क्या दान देगा? और जब दान दिया तो जितना सोचा उससे 4 गुना। सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि सेठ साहब हमें सिर्फ इतना बताइए कि आपने उस मक्खी को जूते पे क्यों मसला? बोले भैया मर गई थी, घी लगा हुआ था, जमीन पे गिराता तो जमीन पे घी लग जाता, इसलिए मैंने मक्खी को जूते पर, चमड़े का जूता है, चमड़ी का जूता है, घी चूस लेगी, इसीलिए। और तब से मारवाड़ी मक्खी चूस कहलाने लगे। और एक और क्या बोला आपने मुहावरा जो इससे पहले? पैसे को दांतों से पकड़ के रखना। हाँ। वो इसलिए कि है ना, अगर कोई खींचेगा भी ना हाँ, तो फट जाए, तुमको नहीं मिलेगा नहीं। बिल्कुल। लेकिन मुहावरे कितनी सोच समझ के बनाया हुआ है, ऐसे ही नहीं है। मतलब कितने जन को देखा होगा, कितने एक्सपीरियंस। एक इसके साथ और बता दूं कि जाने कितने छकड़ों से छान के ये मुहावरे गने। तो ये छकड़े से छानना भी एक मुहावरा है। छकड़े से छानना यानी कितने छलनियों से छन छन के ये एक इतना सा असल में एकदम सच जो बचा है वो मुहावरा बन के आया है। तो सच्चाई है, हजारों लोगों के अनुभव का सार है। माँ आपका फेवरेट मुहावरा क्या? मेरे कई हैं, कई तो तुमको भी याद होंगे बेटा। मैंने माँ से सुना है, तो मैं पहले बताती हूँ कि मेरा फेवरेट क्या है। एंड आज बता सकती हूँ कि बंदा पेट आगे हारे। तो उस टाइम भी मुझे समझ नहीं आता था कि ये बंदा पेट आगे हारे क्या होता है। तो बोले कि भूख लगती है जब इंसान हार के आप कुछ भी खिला दो। ये सीन की भूखा इंसान वेजिटेरियन है तो वो नॉनवेज भी खा लेता है, क्योंकि वो 10 दिन 15 दिन से कुछ नहीं खाया, तो आप कुछ भी दो तो कचरे से भी उठा के खा लेता है। करेक्ट। और दूसरा अपनी संतान के लिए, मतलब औलाद के लिए, अपनी संतान, औलाद जैसी भी हो उसके सामने, और उसके आगे सब कुछ हार देगा। कि अगर कोई बोलेगा कि किडनैप कर लिया, वी सी दस मूवीज ना, तो बोलेगा कि अ वुमन विल से टेक मी आल्सो बट लीव माय चाइल्ड। सो वो बंदा अपने पेट के आगे हार जाता है, सच्चा। एंड आई अंडरस्टैंड टुडे दैट टुडे माय बॉयज, माँ बच्चे बड़े हो गए, बिल्कुल। लेकिन कितनी बार अपने आप में हार मान लेती, ठीक है चुप हो जा, कुछ मत बोलो, यू नो बच्चे कितने बच्चे हो रहे हैं, बिल्कुल चुप हो जा, हार ही मानने में फायदा है। जो इंसान किसी के आगे नहीं झुकता वो अपनी औलाद के आगे झुक जाता है। क्योंकि वो दे से ना माँ दैट अ चाइल्ड इज योर टीचर। ऑफ कोर्स, यू नो ही टीचर्स, बहुत बड़ा टीचर है। दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता जो आपका बच्चा बहुत गहरा ज्ञान देता है बच्चा, और बहुत वो ज्ञान आपका अनुभूत ज्ञान होता है जिसको आप एक्सपीरियंस करते हो, सच्चा ज्ञान होता है, सुना हुआ नहीं होता है। नहीं, एंड दूसरा क्या हो जाता है ना माँ कि आज मुझे अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल वर्धन या देव से बुरा लग रहा है, मैं किसको जाके बोलूँ? किसी को नहीं बोल सकते। मैं दुनिया ने क्या बोला है, मेरी सास ने मेरे साथ क्या किया, बहू ने क्या किया, इसके ऊपर मुहावरा बताऊं? हाँ। अपनी उघाड़े लाज मरे। अपने पाँव उघाड़ोगे तो आपको लाज आएगी, तो अपने घर की बात अगर दुनिया को कहोगी
तो लाज आएगी, कहते हैं Exactly. आपकी उघाड़े लाजा मरे, तो लाजा मरे। लाजा Actually, मरे। तो एक ये है ना कि एक ये वाला रिश्ता है जहाँ पे आप किसी को कुछ किसी को नहीं कह बोलते, सकते। आप ढकते हो, बिल्कुल अगर गलत भी हुआ था उसको पॉजिटिवली कैसे बोलते हो? बिल्कुल। आप कभी नहीं बोलते कि मेरे बेटे ने मुझे ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब बात ही नहीं लाओगे कि अब बात ही नहीं लाएंगे कि मतलब ऐसा हुआ है। आज अपने दूसरे के घर का बात कितना इजीली कोई इंसान ला देता है कि उसके बेटे ने ऐसा किया। जैसे अभी भी मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं एंड एवरीबडी इज देयर, सो आई हियर देम, तो they can criticize their daughter but I don't see anybody criticizing their son. वो घर का बात नहीं, वो that घर का बात नहीं, वो that umbilical cord, it's a part of you. बिल्कुल। तो अगर अपने आप को कैसे उघाड़े कोई, अपने आप को कैसे उघाड़े ना, मतलब कितनी गहरी बात है। ये मैंने आपसे सुना था मुहावरे, बंदा पेट आगे हारे, which is your favorite मुहावरा? Have you heard your grandparents or I have heard but I don't remember. Because I don't think so. Right now we are at a stage to understand this. ये मुहावरे इतने गहराई से समझने का अभी तक अभी 9 ही महीने हुए ना शादी को, 9 साल होने दो, सब समझ में आ जाएगा। अभी तक वो स्टेज भी नहीं पहुंचे कि इतनी गहराई से वो सब समझ में आए सारे मुहावरे। बिल्कुल सही बात है। अभी तो खाली कहानियाँ और किस्से याद है जो दाऊसा लोग पापा लोग बताते थे, वो हम लोग ने, मतलब मैंने खुद अपने लाइफ में इतना गढ़ हो गया मेरे कि अब आगे शादी के बाद भी वो लेके चल रही हूँ मैं। अभी तो वो कहानियाँ ही चल रही हैं। जैसे एक बात बताओ जो यू फील दैट यू हैव गॉट विद यू। दिस इज़ लाइक नॉट रिलेटेड टू मैरिज, लेकिन मतलब मेरे दाऊ साहब हम लोग को हमेशा बचपन से हमेशा एक बात मेरे को हमेशा बोलते थे, और वो आज तक मतलब ऐसे मन में घर हो गया मेरे को दाऊ साहब बोलते थे कि अपने खाना खाते अपने इतने प्रिविलेज्ड है कि अपने को रोज़ नया वैरायटी मिल रहा है, अपने को नया नया चीज़ मिल रहा है। मम्मी आज ये अच्छा नहीं है, मम्मी ये पसंद नहीं है, इसमें नमक कम है, मेरे को नहीं खाना, मैं छोड़ रही हूँ, सब करते हैं। जिसके पास में खाना नहीं है वो कूड़ादान से दूसरा का जूठा उठाया हुआ भी खा रहा है। लाइफ में कभी जूठा नहीं छोड़ना। उसके वो दिन से आज का दिन है, मेरे से होता नहीं है, चाहे मुझे नहीं भी पसंद है लेकिन मेरे प्लेट में आ गया है। नहीं, और दूसरा बहुत सुंदर बात सीखी है बेटा। नखरे भी नहीं है, ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी। ऑफ कोर्स जो चीज़ ऐसे मशरूम नहीं खाती बात अलग है, लेकिन आई हैव नेवर सीन जो है ठीक है, बहुत सुंदर वो बात। नहीं है कि कि प्लेट में आ गया है तो मैं वो खत्म कर, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आ गया है नहीं भी भार है, जितना है उतना फिनिश करके आ, मेरे से नहीं। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात सीखी है बेटा आपने दादा से, बहुत सुंदर। एंड ये बात मुझे पता है देव भी सीखेगा एंड आपकी आने वाली जनरेशन भी सीखेगी, क्योंकि जैसे आई रिमेम्बर 10 बार देव को कहेगी जूठा मत छोड़ो प्लीज, तो वो भी नहीं छोड़ेगा। जैसे व्हेन आई गॉट मैरिड, तो व्हाट आई रियली गॉट फ्रॉम माय डैड, पापा से, पापा हमेशा, हम लोग 4 बहनें हैं, तो लोग ऑफ कोर्स बोलते थे अच्छा अच्छी लगती है, किसी ने तारीफ़ कर दिया, काम करती है, ये करती है, वो करती है। लेकिन कभी हम लोग कभी बैठे हैं, हम चारों बहनों ने कभी डिस्कस किया कि इसने ये बोला, उसने ये बोला, तो पापा एक ही बात बोले कि बेटा आपके मुंह के सामने कोई तारीफ़ करे ना, उसको कभी भी अपने दिमाग में और अपने दिल में, अपने जहन में मत रखना। वो तारीफ़ सही होती है जो लोग आके घूम के आपके कानों में, और आपके भी नहीं किसी और को जाके बोले, उसमें सच्चाई है। आपके मुंह पे बोलने वाला का इंटेंशन पता नहीं 100 अल्टीरियर मोटिव होते हैं, उस चीज़ को आज तक बिलीव ही नहीं करना। एंड वो हम चारों में इतनी डीपली वो है कि कोई तारीफ़ भी करता तो इट इज़ फाइन, बोल दिया, इट डजंट कम हियर, उससे हमारी आइडेंटिटी नहीं बनती है। करेक्ट, कितनी सुंदर बात है। दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। जितनी बार मैं बॉम्बे जाती उतनी बार मुझे बोलते, हाँ मैंने सुना नरेंद्र ने बताया कि तुम ऐसे करती हो, अच्छा लगा कि नरेंद्र ने बोला। राइट, वो बोलने का नाना का तरीका भी वैसे है कि ही मेक श्योर कि आपको वैसे तारीफ नहीं लगे, उन्होंने बोला इसलिए मुझे अच्छा लगा। तुम आके मत बोलो, तुम्हारे सास ससुर अगर बोल रहे हैं तो अच्छा, लेकिन ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अब तुम उनकी हो गई हो। अपनों का क्या तारीफ करना। कोई तीसरा इंसान बोल रहा है जो आपसे रिलेटेड नहीं, जिसको आपसे मतलब भी नहीं है, मतलब वो एक्चुअली कुछ अच्छा ढूंढ रहा है अपने। नहीं मतलब तब मुझे लगता है कि यस तुम कुछ ठीक कर रही हो। हाँ, तब भी ठीक कर रही हो, अच्छा कर रही हो, नहीं होता है। मुझे तो याद ही नहीं है कि पापा कभी हम लोग को बोले तुम लोग बहुत सुंदर लग रही हो, कभी हम लोग का नज़र उतारे हैं, कभी हम लोग को कभी फील इट इन द वी वर लाइक जस्ट ग्रोन कि सब
यू नो सब ऐसे ही व्हाट होता इज सो स्पेशल, सब ऐसे ही है. नेवर कि हमको कभी सर पे चढ़ाया या ओ माय गॉड मेरी बेटियां ऐसी. जैसा है वैसा एडजस्ट करना, यू नो इट्स यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग. कोई खास बात नहीं है. दिस इज समथिंग विच And that's very important in and even today, even with the grandchildren, they are exactly like this even today. बट वो लाइफ में आगे जाके बहुत ज़रूरी है. जरा बहुत. आज कोई भी चीज़ हैंडल करना, टैकल करना, कोई तीसरा इंसान बोल के भी जाता है तो आपको इट्स हाउ यू रिएक्ट. So इतनी छोटी छोटी इतनी सारी बातें हैं और शायद हम कंटिन्यू कर सकते हैं. ऐसा लगता है कि उस दिन और रातें बीत जाएंगी. बीत जाएंगी एंड हम वापस रीलिव कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है वो वक्त में वापस जा रहे हैं. एंड इतना अच्छा लग रहा है टू बहुत. fix the 3 generation to and share our own journeys where we are. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि आप दोनों ने मुझे अपने साथ शामिल किया और मेरे अनुभव को इतने प्यार से सुना. तुम्हारे लिए तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, प्रिया के लिए भी हो चुका होगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी से सुना ही होगा. लेकिन फिर भी आज इतने तल्लीनता से, इतनी खूबसूरती से सुना आप दोनों ने. आई एम सो थैंकफुल. कुछ नया सीखने ही मिलता है. Exactly. थैंक्स बेटा. ये तुम्हारी और दूसरा में क्या है ना कि मज़ा आता है. आप उस मोमेंट को वापस जी रहे हैं. वो रोमांस अभी भी आपके अंदर दिख रहा है. माँ मैं तो आपका रोमांटिक स्टोरी सुन के मैं सोच रही हूँ मेरे पति में क्या क्या है नहीं नहीं लेकिन है मेरे बेटे में है. देव है माँ. वो फोटो वाला चीज़ देव में भी है. मतलब हम लोग का तो अब मैं कैलकाटा में आप लोग का टाइम अलग, बस टाइम थोड़ा चेंज हो गया. हम लोग का फ़ोन था, हम लोग फ़ोन पे बात कर सकते थे तो हम लोग वो मुझसे फ़ोटो मांग लेते थे. रोज़ रेडियो के मेरे को फ़ोटो भेज दो. लेकिन तैयार होने में कितना मज़ा आता है. मज़ा वो देव का एक चीज़ बहुत है, वो देखता पूरा है. बहुत. मैं जब भी रेडी वो होंगी बहुत गौर से देखता है. कमेंट भी करेगा कि ये नहीं ठीक लग रहा ये है. ठीक नहीं है, ये अच्छा है, ये ऐसे कर लो, इसको वैसे कर लो. Not like one of those men who will say, "Oh, बहुत अच्छी लग रही हो." देखा नहीं देखा बहुत अच्छी लग रही है. You know, फिर वो मज़ा नहीं आता. ऐसा लगता है कि यस कोई बारीकी से देख. तो बारीकी से तैयार होने में भी मज़ा आता है. No, आज मज़ा क्या आ रहा है कि इतनी सारी बातें हम शेयर कर रहे हैं. पुराने टाइम पे हम बीते पलों पे जा रहे हैं. एंड ऑल स्वीट मेमोरीज. बट लेकिन माँ सच्चाई ये है कि खाली स्वीट नहीं था. बहुत से चैलेंजेस थे. बहुत बार बहुत चीज़ बुरा भी लगा है. बहुत बार हमने कुछ कहा है जो दूसरे को भी बुरा लगा. मतलब यही ज़िंदगी है. बिल्कुल राइट. एंड माँ आपके टाइम पे भी कुछ ना कुछ चैलेंज था होगा. जैसे हम सुनते हैं कि दादी साहब बहुत स्ट्रिक्ट थे. लाइक हमने ये सुना है. एंड लाइक शी वाज वन, बोलते ना कि बहुत डिटरमिन्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन. वेरी स्ट्रॉन्ग. राइट. तो आपने इस चैलेंज को कैसे, हाउ डिड यू ओवरकम? मेरी बात अगर तुम सुनोगी बेटा तो मेरे बचपन से मुझे 2 बातें कभी पसंद नहीं थी. एक, किसी की निंदा. मैं कहती थी आपको किसी में कोई बुराई लगे तो उसी को कहो ना कि आप अपने आप को इतना सा सुधार लीजिए, आप कितने अच्छे हो जाएंगे. अपने दादी साहब को मैंने कभी नहीं. दादी साहब में जो कुछ भी था वो अहितकारी नहीं था, हितकारी था. उसने हम सब बहुओं को कितनी चीज़ों से बचना और कितनी चीज़ों से समझना, उनको इतनी सी बर्बादी पसंद नहीं थी. अब सोचो अगर उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि मैं इतनी सी भी बर्बादी ना करूं तो कितना बड़ा गुण है. दूसरी बात, अपनी चीज़ की हिफाजत, हर चीज़ ताले में रखती थी. ये कितना बड़ा बात है क्योंकि किराड़ा में तो 30-40 नौकर रहते थे. तो अगर वो उस तरह ताला नहीं रखती तो कब क्या चीज़ गायब हो जाती उन्हें पता ही नहीं चलता. तो अगर एक दिन मैंने ताला खुला छोड़ दिया तो वो बहुत गुस्सा होती थी. वो गुस्सा मुझे इतना आज भी याद है कि मुझे ताले की कीमत समझ में आई कि ताला क्यों लगाना चाहिए. तो बेटा अगर मैं उनको याद करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जो मुझ में बहुत बड़ी कमियाँ थी वो सारी कमियाँ मेरी सासू जी ने मुझ में पूरी कर दी और मुझे बहुत अच्छा व्यक्तित्व अपने आप में लाने का एक जो बीज बोया वो उन्हीं ने बोया.
उनको भी सफाई बहुत पसंद थी, वो कर नहीं सकती थी। मुझे कहती थी तुम बैंगलोर में जैसा अपना घर रखती हो क्या किराड़ा को वैसा रख सकती हो। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। 1 मिनट में आंधी आती है तो सारा कुछ भर देती। मैंने कहा माँ आंधी आई तो, बोली वो मैं देख लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। एक नौकर था, उसको मैंने बड़े प्यार से कहा, मैंने कहा भैया तुझे और मुझे खाली सफाई करनी है। बोला मैं तैयार हूँ। हम दोनों तैयार हुए। लेकिन वो तो घर बहुत बड़ा था। मैंने कहा माँ पानी भी पूरा लगेगा। बोले मैं उसकी व्यवस्था करूँगी। मैंने एक सिरे से शुरू किया बेटा, छोटी छोटी चीज़ें करनी थी मुझे। और तुम यकीन जानो, जो तुमने कहा ना कि माँ डस्टिंग करती थी, मेरी उस कला का जो प्रदर्शन मैंने किराड़ा में किया, और दोपहर को चाय पीने जब बापूजी यानी मेरे ससुर जी ऊपर आए तो कहते हैं कि घर बदल गया या मेरी आंखें। उसको सुनकर मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने मुझे अवार्ड दे दिया। मैं बहुत खुश हुई। लेकिन माँ ने, मैंने इतना काम किया लेकिन वो खाली देखती रही। बाद में मुझे बोली कि तुम में बहुत शक्ति है, इस शक्ति को बरकरार रखना। यानी एक बार भी नहीं कहा थक गई होगी बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं कहा। देखती रही कि मैं कहाँ तक करती हूँ। दानशी उनका आई सी आफ्टर बिकमिंग अ मदर इन लॉ दैट अ मदर इन लॉ परखती है। बिल्कुल यू नो मे बी वो बोले नहीं बोले, बोल भी दे, लेकिन वो पूरे टाइम परखती है। वो परखती इसलिए है कि आज आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपको अपने उनके बेटे का घर बसाना है। बिल्कुल। तो वो कैसे बसाएंगे? मैं हूँ नहीं हूँ, आगे मेरे बिना कैसे बसाएगी? बिल्कुल राइट। आई थिंक माँ के पर्सपेक्टिव से, लाइक टू सी द पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ मदर्स साइड, इट इज दैट कि जैसे मैंने अपने बच्चे को रखा है वैसे रख सकती है कि नहीं रख बिल्कुल सकती है। बिल्कुल। जो लाइक फॉर सफाई, लाइक फॉर मी, दादी सा तो नहीं है लेकिन आपको ही बोल रही हूँ मैं दैट माँ का सफाई, ओ माय गॉड, सुबह उठते ही ना आँख खुलता ना तो और कुछ ही दिखता, डस्टिंग का कपड़ा दिखता। आज ये चेयर, अगर माँ का मूड होता चेकिंग करने का ना, रोज मैं चेकिंग करती थी जिस दिन, और पता नहीं क्या था, जिस दिन जो चीज़ नहीं हुआ है वही चेकिंग होता था। तो दैट एक दहशत था मेरे अंदर माँ आपके लिए। लाइक यू नो, समझ में क्या आया बाद में कि आपको गुस्सा आता है या आवेग आता है या आप टेम्पर लूज कर देते हैं, बट इट इज़ सो मोमेंटरी। इट यूज टू बी 5 मिनट्स भी नहीं है, उसके बाद तो माँ बदल गई, फिर चेंज हो गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। अच्छा चलो खाना खाते नहीं थी, अब तो तुम खाना नहीं खाई, तो यू नो यू जस्ट कि ये चीज लंबा नहीं चलता, ये डजंट गो टू नेक्स्ट डे, समथिंग विच। यस, ऐसी मेरी सासू जी थी। फिर उस दिन जो मुझे बैठ के उन्होंने खाना खिलाया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बाजरी की रोटी में उन्हें बहुत घी डालना था मेरे लिए, और मैं तो इतना सा लेती थी। तो मुझे झूठ में बोले अरे मैं तो चाबी मिटता वहीं छोड़ आई, जाओ चाबी लेकर आओ। मैं चाबी लेने गई, वापस आई तो मैंने देखा कि बाजरे की रोटी ऐसे लगता है घी में तैर रही है। मैंने कहा माँ इतना घी? बोले मैंने तो कुछ नहीं किया। मतलब वो उनका प्यार, वो समझ में आता है कि इतनी थकी हुई है, अच्छे से खाना खाए। उस दिन शाम को बहुत प्यार से मुझे सजाया और इतना प्यार करती थी। कपड़े की केयर रखना भी सिखाती थी, कपड़ा पहनना भी सिखाती थी कि रोज़ नए कपड़े पहनो, नए गहने पहनो, सजो संवरो। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, सास और बहू के रिश्ते की एक की जो अगर कोई समझ ले तो ऐसा रिश्ता हो कि जैसे माँ और बेटी से भी बढ़कर। सच पूछो तो सास माँ से भी ज़्यादा त्याग करती है, अपना बेटा देती है, अपना पूरा घर दे देती है, सब कुछ दे देती है, किनारे पर बैठ जाती है। अगर बहू उस त्याग को समझे तो वो समझेगी कि उस सास ने उसके लिए कितना बड़ा त्याग किया। अपनी औलाद किसी को यूं ही सौंप देना, फिर कभी उसकी तरफ देखना भी नहीं। अगर कभी सास कहे बेटा आजा 2 घंटे मेरे पास बैठ, तो वो पहले ये देखती है कि बहू का तेवर कैसा है, उसको अच्छा लगेगा कि नहीं। मतलब अपने बेटे को बुलाने में ही उसे संकोच आने लगता है कि मैं अपने बेटे को बुलाऊं या नहीं, ये बहू का टाइम है, मैं करूं या ना। तो ऐसा त्याग करने वाली सास होती है। ये बात मेरे मन में मेरी दादी को देखकर और मेरी माँ के रिश्ते को देखकर समा गई थी। मुझे ऐसे लगा कि अगर मेरी माँ अपनी मेरी दादी की बेटी बन जाती तो मेरी दादी कितना प्यार करती।
मैंने वो ठान लिया था। तुम्हारे पापा ने मुझसे शादी की पहली रात एक बात कही कि मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, आप अगर उस प्यार को बढ़ा सकेंगी तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा, अदरवाइज उस प्यार को मेरे लिए कम मत करवाना। तो मैंने इनसे कहा अगर उस प्यार को जोड़ के दुगना कर दूं तो बोले कि मैं गुलाम बन जाऊंगा तुम्हारा, और मैंने उनको गुलाम बना लिया। मैंने वो करके दिखाया। मेरी सास मुझे अपनी औलाद से भी बढ़कर प्यार करती थी, ये सारा परिवार कहता है और आप भी मानोगे। तो बेटा ये की है, उनकी बेटी बन जाओ, मुस्कुरा कर, जो सास कहे उसको मुस्कुरा के सुन लो। वो क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन नाराज रहेंगी, वो वापस मान जाएंगी। एक पोता का मुंह दिखा दो तो सब कुछ माफ, ऐसा करती हैं। तो वो बहुत कोमल दिल और बहुत दिखती भले ही वज्र हो, लेकिन वो मोम होती हैं। हर सास अपनी बहू को तहे दिल से प्यार करती है, क्योंकि वो अपने बेटे का परिवार फूलता फलता देखना चाहती हैं, जो बहू के बिना असंभव है। और जो मुझे मिली, मुझे भी मेरी बहू ने माँ का दर्जा दिया, बिल्कुल माँ की तरह समझा, कभी मेरी किसी बात को दिल से नहीं लगाया। ये सबसे बड़ी विशेषता है तुम्हारी। आई लव यू बेटा। यस माँ। इसी बात पे है ना, आपने मुझे याद है एक शायरी लिखी थी, आप प्लीज़ वो एक पढ़िए, क्योंकि ये एपिसोड माँ की शायरी के बिना ख़त्म बंद नहीं हो सकता। सो यू हैव टू शेयर वन शायरी। देखो बेटा, जीवन में हम किससे क्या क्या सीखते हैं, ये एक दिन ऐसे ही है। तो बहुत मामूली सी कविता और बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हर कुदरत में भगवान ने गुण दिए हैं, तो अगर हम सही नज़र रखें और गुणों को लें तो कितनी बड़ी बात हो जाए, हम कितने अमीर हो जाएं गुणों से। देखना है तो सबके गुण देखो, बुराई नहीं। गुण देखने से आप में वो द्विगुणित हो जाते हैं और आपकी पर्सनालिटी, क्योंकि इंसान ही भगवान बन सकता है। तो मैंने एक दिन यूं ही लिखा था, जो कोई बच्चों के लिए समझाते भी जाना ज़रूर बेटा, बच्चों को नहीं समझना। ज़रूर। फूलों सी हो नज़ाकत, यानी हे प्रभु मुझ में फूलों सी नज़ाकत देना। पत्तों सा त्याग चाहूँ, पत्ते झड़ जाते हैं फूलों को बचाने के लिए। ये कितना बड़ा त्याग है उनका। खुशबू की तरह मैं भी सबको लुभाना चाहूँ। आपको पता है, अगर आप खुशबू सूंघ रहे हैं, आप गुस्सा नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है। आप करके देखिए, आप कोई चीज़ सूंघ रहे हैं, बहुत बढ़िया खुशबू है, आपका गुस्सा काफूर हो जाएगा। इसलिए फूलों सी हो नज़ाकत, पत्तों सा त्याग चाहूँ, खुशबू की तरह मैं भी सबको लुभाना चाहूँ। फिर हवाओं सी हो रवानी, हवा की तरह रवा कोई नहीं है। जो ताकत हवा में है वो संसार में किसी में नहीं है। तो हवाओं सी हो रवानी, सूरज सा तेज चाहूँ। जो चमक है, रोशनी है, उजाला है, वो है सूरज के मुकाबले कहीं नहीं। है चांद जैसा गहना, उपमा जब सुंदरता की उपमा दी जाती है तो चांद की दी जाती है। तो वो मैं भी बनना चाहूँ। तो ये यूं बना, हवाओं सी हो रवानी, सूरज सा तेज चाहूँ, जैसे है चांद गहना मैं भी वो बनना चाहूँ। अब घटाओं सी मैं झूमूं। देखो, बरसात का रुत आता है और जो उमड़ घुमड़ कर घटाएं आती है, कितनी खूबसूरत लगती है। काली होती है तो कितनी, बारिश और वो चाय, वो रोमांस, बिल्कुल गो फॉर अ वो ड्राइव, घटाएं, मतलब बिल्कुल वो गरजना बादलों का। और मुझे याद है मैं बारिश आती है पर बाहर बाहर बैठ जाते, चाय पीते थे, वहाँ नीचे जो बाहर पट्टी है ना, वहाँ पे मैं और माँ बैठ जाते, वहीं बैठ के चाय पीते। तो देखो, इसी जो तुमने कहा है उन्हीं भावों को मैंने लिखा है। घटाओं सी मैं झूमूं, बिजली सी चमक पाऊं, बरसात बन के जग में प्यास सबकी मैं बुझाऊं। प्यास बरसात के बिना नहीं बुझती, और नारी अगर चाहे तो अपने प्रेम से पत्थर को भी पिघला सकती है। बना लूं मैं सबको अपना, ना किसी को गैर जानूं, दिल खोल करके अपना प्यार सब पे मैं लुटा दूं। फूल कभी फर्क नहीं करता कि ये कौन है,
जो उसको प्यार से रखे वो जहाँ बिठाए वहीं बैठ जाता है। तो बना लूँ मैं सबको अपना, ना किसी को गैर जानूं, दिल खोल करके अपना प्यार सब पे मैं लुटा दूं। जिसमें ये कुदरती गुण होंगे उसमें ये गुण अगर नहीं है तो बाकी गुण बेकार हैं। एकदम ठीक। आखिर में मैंने कहा है, चाहत है मेरी दाता वरदान ऐसा पाऊं कि इतना सब कुछ पाकर भी तुमको ना भूल पाऊं। चाहे कितने ही गुण आ जाएं मुझ में, चाहे कुछ भी बन जाऊं मैं, लेकिन तुम्हारे आगे सदा नतमस्तक रहूं। ब्यूटीफुल मैम। थैंक यू। आपके जैसा शायरी कोई नहीं लिखता है। थैंक यू बेटा। लेकिन कितना गहरा है और कितना साधारण है। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गहरा है और सच्चाई है। बिल्कुल, मेन बहुत बड़ी सच्चाई, उसके अंदर में बिल्कुल। सच्चाई है। आज आपके सामने मैंने अपने परिवार का परिचय दिया है सभी तरह से। मैं नहीं जानती कि कैसे हम तो बातों में यूं बह गए कि ख्याल ही नहीं रहा कि हम आपसे भी रूबरू हैं। क्षमा करें। और अगर हमारा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा है तो मैं अपनी बाकी बहुओं को भी लेकर ज़रूर उपस्थित होंगी। प्रणाम बेटा। थैंक यू।